हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम बात करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता जा रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेल पे, टेलीग्राम पे कि सर पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आ रहे। ये देखिए, यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं पहले देना चाहूँगा कि ये ट्रिक्स लगाना एक लास्ट रिजॉर्ट है। जब आप प्रीलिम्स में अपने आप को बिल्कुल एंट्रैप्ड पाएँ कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको गेस लगाना ही पड़ेगा। यू कांट लेट योर अटेम्प्ट गो इन वेन जस्ट बिकॉज योर अटेम्प्ट स्कोर इज अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस। और वैसे भी जो लोग पढ़ भी रहे हैं, शॉर्ट कैटेगरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30-35 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आते। ये आप सभी जानते हैं, जो पिछली बार प्रीलिम्स दे चुके हैं वो भी, और जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको ये पता लग गया होगा। और ये जो वीडियो बनाया गया है, जो सेशन मैं ले रहा हूँ, ये बेसिस इसका है यूपीएससी ऑफिशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। हम किसी मॉक टेस्ट की, किसी टेस्ट सीरीज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। तो नॉलेज ग्रास्प आपने कर लिया, अब इज द टाइम टू अप्लाई द नॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, पढ़ने के बावजूद भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में वो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें वो बिल्कुल श्योर हैं। सेकेंड राउंड में जिसमें 2 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। थर्ड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हम बिल्कुल देख रहे हैं कि 60 से ऊपर हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे, और उसमें से भी नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत कुछ होंगे क्वेश्चंस। तो वो चीज़ को ध्यान में रखने के बाद थर्ड रहता है बिल्कुल गेसिंग, वाइल्ड गेसिंग जिसे हम बोलते हैं। तो वाइल्ड गेसिंग स्टेज आपकी उम्मीद करेंगे कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आ जाती है तो भी आपको क्या करना चाहिए, सेकंड केस सिनेरियो में भी आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना चाहिए। श्योर कैटेगरी वाले क्वेश्चन, अगर आप स्कॉलर हैं, बहुत ही अच्छा आपका मगिंग पावर है, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते कि जिसमें आप 35 से 40 क्वेश्चन के बियॉन्ड आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीट कोड्स या हैक्स या एलिमिनेशन ट्रिक्स, जो कि काफ़ी हद तक मेटा स्टडी के बाद मैंने अपने अटेम्प्ट्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन जो हमारा रहता है, सक्सेसिव 10 सालों के प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करते हुए हमने ये डिराइव करी हैं। So first thing first is going to be try solving around 30 to 35 questions on the basis of knowledge. अगर आप इसके बियॉन्ड कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो चलते हैं हम इन ट्रिक्स की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नो मैटर व्हाट, कितनी भी देर हो गई हो, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहां पे बबलिंग करके आनी है, गोले लगा के आने हैं। आपका काम है सक्सेसफुली प्रीलिम्स में 120 के अराउंड, 115 के अराउंड आप अपने स्कोर लेके आए, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड, राइट। बी अलर्ट वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, कितनी भी जल्दी हो, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और अलर्ट रहना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ रूल 1 ये है, जो ट्रिक्स का है, हैक्स का है, चीट कोड्स का है, वो ये है कि डेटा, स्टैट्स, फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि इतने परसेंट ये हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गई, एग्रीकल्चर में जीडीपी ग्रोथ इतने परसेंट हो गई, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये पाया गया है डेटा और स्टैट्स जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में होता है, स्टेटमेंट्स में होता है, चाहे वो ए में हो या बी में हो, गलत पाया जाता है। दूसरा, प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट्स लाइक इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट, इज अराउंड, तो ये क्वेश्चंस हम सही पाते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटरचेंजिंग, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको कोरिलेट करने में आसानी हो। जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी। देन इंटरचेंजिंग में क्या होता है कि स्टेटमेंट ए में जो दिया है वो स्टेटमेंट बी के कॉन्टेक्स्ट में होता तो सही होता, और स्टेटमेंट बी में जो दिया है वो स्टेटमेंट ए के कॉन्टेक्स्ट में सही होता। सो डोंट ओवर एनालाइज, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चे क्या करते हैं कि खासकर वो स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स ज़्यादा आती है, जिनको मेंस के कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने तैयारी कर रखी है, तो वो स्टेटमेंट को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते। इन इकोनॉमिक्स आई वुड सजेस्ट टेक दी स्टेटमेंट एट इट्स फेस वैल्यू। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि रुपये की वैल्यू गिरने से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, तो हाँ, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि एक्सपोर्टर्स को पैसा ज़्यादा मिलेगा, रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे इन रिटर्न ऑफ एवरी डॉलर दैट दे विल ब्रिंग इनटू द कंट्री। तो आप इसको ओवर एनालाइज मत करो कि पहले एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर कम होंगे, ज़्यादा होंगे, नहीं। टेक दी स्टेटमेंट एट इट्स फेस वैल्यू। इन्फ्लेशन, अगर रुपये की सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, आप उसका रिगमेरोल मत बनाइए, राइट। Questions having words like no or cannot are generally wrong.
क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं ज़्यादा जायज़ा लेने के लिए। अब देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत उस पे नहीं मैं जाऊँगा, इस पे जाएँगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ 49% फॉर द जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये इसको फ्लिप कर दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% कर दिया जाए और इसको 29% कर दिया जाए, तो क्वेश्चन एकदम सही है, राइट? स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन जल्दबाजी में, आउट ऑफ हेस्ट, many people attempted second statement to be true. They took second statement to be true क्योंकि facts जाने पहचाने लग रहे थे, figures जानी पहचानी लग रही थी, तो इसीलिए alertness is going to be important here. आप इसको ट्रिक कहिए या फिर एक जनरल गाइडलाइन कहिए, बट ये चीज का आपको प्रीलिम्स में ध्यान रखना है, राइट? नाउ क्वेश्चंस हैविंग वर्ड्स लाइक नो और कैन नॉट आर जनरली लॉन्ग, ऐसी चीजों पे देखते हैं। 38 क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2020 का। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेरा आपको ये कहना रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादातर ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं, ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सारी की सारी सही पाई जाती हैं। अब इसमें आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में आंसर मोर ऑफन देन नॉट, मोस्टली आंसर डी होगा, ऑल ऑफ देम। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन देख लें, एग्रीकल्चरल सॉइल्स, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ही मैं से कहूंगा। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज, मुझे नहीं पता, मैं इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा क्योंकि कितना पढ़ूंगा मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो लास्ट में जब आप ट्रैप में फंस जाएं, देयर इज अ डिस्क्लेमर अगेन, जब आप बिल्कुल फंस चुके हैं, फेज 1 में आपने 35-40 क्वेश्चन नॉलेज के आधार पे कर लिए, वो भी तब जब आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो। उसके बाद फेज 2 में आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाले 10 से 15 क्वेश्चन और कर लोगे, राइट? 20 क्वेश्चन और मान लेते हैं। अब ऐसे केस में कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, इसीलिए मान लो कि अगर आप इन दोनों सिनेरियो में नहीं हो सकता है आपके 110 मार्क्स टोटल बन जाएं, लेकिन अगर आप दोनों सिनेरियो में नहीं फंस रहे और तीसरे में आप ट्रैप्ड हो, आपको पता लग रहा है कि 35-40 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फेज 3 में वाइल्ड गेसिंग करनी है। वाइल्ड गेसिंग से बढ़िया है कि हम इन ट्रिक्स को लगा के कोशिश करें कि हम रेस्क्यू कर लें अपने प्रीलिम्स का ये अटेम्प्ट। सो ऐसे केस में इसका आंसर भी डी रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी इस बार इसको फ्लिप कर दे। बट आते हैं इस स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। मैंने आपको ये बताया, या मैं आप बता रहा हूँ कि जहां पे ओनली रिस्ट्रिक्टिव चीजें आ जाएंगी विदाउट एनीबडीज परमिशन, ये जो ब्रॉड स्टेटमेंट्स एकदम से आने लग जाएंगी, वहां पे आपको अलर्ट होना है कि हाँ, यहाँ पे शायद कुछ गलती है। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। ये बिल्कुल ठीक है, आप जनरल नॉलेज के, कॉमन सेंस के आधार पे भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो कॉमन सेंस इज गोइंग टू बी अ ब्लेस फॉर यू इन prelims examination. The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about क्रिप्टो करेंसी ओनली। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित की जा रही है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। तो जहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं वो चीज़ें सही होती हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव चीज़ हो रही है, तो ये एक और रूल ऑफ थंब बनता है, एक और गेस्टिमेशन का बढ़िया रूल बनता है। अब यहाँ पे देखोगे विदाउट एनीबडीज परमिशन, राइट, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी बिना किसी की परमिशन के डेवलप करी जा सकती है, तो आंसर है इसका ए, 1 ओनली। नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चन, अगेन बायो का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कार्बन नैनो ट्यूब्स का। दे कैन बी यूज्ड, जहां पे कैन चल रहा है स्टेटमेंट आंसर सही होगा, जहां पे कैन नॉट आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शन वाली नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, वहां पे चीजें ज्यादातर गलत पाई जाती हैं। साइंस एंड टेक एप्लीकेशन में ही आप इस रूल को लगाइएगा। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, मुझे मान लो कि अगर ये नहीं पता, दे कैन बी, सारी ऑप्शंस यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर भी मोर ऑफन देन नॉट डी होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 3-4 क्वेश्चन अभी तक पीछे जो देखे, साइंस एंड टेक में आंसर आपका ABCD सब होगा। नाउ तीसरा जो काइंड ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं, डिड्यूस्ड लॉजिक। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में ब्रॉडेस्ट पॉसिबल वे लेना है। अब यहां पे आप देखोगे अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको लगेगा प्राइमा फेसाई राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, अगर ऊंच नीच हो जाएगी, वेल्थ सिर्फ अंबानी अदानी के पास हो जाएगी, तो राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो जाएगा।
यूपीएससी ऑप्शंस को भी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि आप फंस जाएं, पहले ही उस पर गोला लगा दें। अगर आप हेस्ट में हैं, जल्दबाजी में हैं, अलर्ट नहीं है, तो आप गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा, कोई भी एक यूपीएससी की तैयारी करने लगता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, स्टेट को ये इंश्योर करना है। तो इन दोनों में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे ट्रिक इज टू अवॉइड दी सिली मिस्टेक रादर देन मोर ऑफ अ काइंड ऑफ चीट कोड। ये चीट कोड मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे एक ट्रिक नहीं है, यहाँ पे एक गाइडलाइन है कि आपको ध्यान रखना है। कई कई बार ऐसे ऑप्शंस को लास्ट में दिया जाता है क्योंकि ये एज्यूम कर लिया जाएगा क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम कि आप जल्दी में होंगे, हो सकता है आप लास्ट ऑप्शन को पढ़े ही नहीं। और खासकर ऐसा लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पाया जाता है, जहां पे स्टेटमेंट काफी लेंदी है, आप उसको कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में ही काफी टाइम बिता देंगे। तो डिड्यूस्ड लॉजिक आप लगा के थोड़ा सा चलोगे कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बड़ा ब्रॉडर स्टेटमेंट दे रखा है तो राइट टू इक्वालिटी उसमें सब्ज्यूम्ड है, उसमें इंक्लूडेड है, इम्प्लिसिट है। देन नॉलेज वर्सेस कॉमन सेंस, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एलिमिनेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जैसे मैंने बोला, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा दोबारा से लॉजिक लगाते हुए कि कोई बिल तभी पास होता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। तो लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पे नॉलेज काम आएगी, यहाँ पे कॉमन सेंस आप नहीं लगा पाओगे जब तक आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई नहीं करी। डीडी बसु उठा लो या लक्ष्मीकांत उठा लो, प्रेसिडेंट के पहले चैप्टर में या पार्लियामेंट के पहले पैराग्राफ में आपको ये चीज मिल जाएगी। तो केयरफुल रीडिंग अगर आपने नहीं भी करी, फिर भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर करें एग्जाम में। Extreme statements are always wrong. Steadily increasing or steadily decreasing, these type of statements would always be wrong. अब आप यहाँ पे देखोगे, capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased. Steadily increased का मतलब है कि भाई लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना कि बीच में किसी साल वो डिप ना हुआ हो। किसी साल में सरकार ने पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और किसी साल में नहीं करी। तो स्टेडीली इंक्रीज, ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं ये ज्यादातर गलत पाई जाएंगी, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। देन टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। ये आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दुरुस्त करने के लिए ये किया गया है, राइट। और इसी तरह से एनी, ऑल टुगेदर, एवरी, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, सब ऑल एनकम्पासिंग जो टर्म्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। विद दिस स्कीम मैल न्यूट्रिशन विल बी कंप्लीटली एराडिकेटेड। अब ये आपको भी पता है कि कोई भी स्कीम से मैल न्यूट्रिशन कंप्लीटली, कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि एक स्कीम लेके आए और उससे पूरी तरह से मैल न्यूट्रिशन गायब हो जाएगा। चाहे वो प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना हो, चाहे वो कोई और योजना हो, राइट। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। देन statements having does not or cannot, these statements are mostly wrong. अब यहाँ पे देखोगे, consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in opposition was Swatantra Party. अब ये मुझे नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता था क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। इन द लोक सभा अ लीडर ऑफ ओपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव टर्म नहीं है, मान लो कि मुझे ये श्योर नहीं है, तो बस मैं इस चीज पे गेस लगा सकता हूं कि ऐसा कोई टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा, राइट। पॉजिटिव है या न्यूट्रल स्टेटमेंट है। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब यहाँ पे फैक्ट जो है, फिगर जो है वो गलत है। हम सभी जानते हैं कि 10%, लोकसभा का 10% 545 है। तो ये यहाँ पे ये चीज तब काम आती है जब मुझे ये नहीं पता। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिडक्टिव लॉजिक दोबारा से एक बार लगाओगे, आपको ये पता लग रहा है कि ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इससे आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर थर्ड स्टेटमेंट आपको पता है कि ये गलत है, यानी कि 1 और 3 भी गलत हो गया, 2 और 3 भी गलत हो गया, 1, 2 और 3 भी गलत हो गया, तो आपका 2 बचा। अब यूपीएससी जब जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा उसको पता होगा कि आपने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ते टाइम पॉलिटिकल हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी शायद, तो उसने ये चेक कर लिया कि आप क्या डिडक्टिव लॉजिक लगा पाओगे, डिड्यूस कर पाओगे कि अगर 3 स्टेटमेंट गलत है तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गई, बची केवल 2, राइट। तो ये चीज आपको काम आएगी। पेशेंस इज दी
गोल्डन की हेयर जो आपको काम करेगी आपकी फेवर में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट क्या 9th शेड्यूल में किसी लॉ को डाल सकती है? यस, बिल्कुल डाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन अगर ये कहें कि द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी, अब आप हमारा रूल देखेंगे, कैन नॉट या बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट. तो ये बिल्कुल आपको भी दिख रहा है कि ये गलत हो जाएगा. कि ऐसा कैसे? अगर आप मान लो आपने जुडिशियल रिव्यू नहीं भी पढ़ा या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप कैन नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट? तो इसमें 1 ठीक हो जाएगा एंड 2 गलत हो जाएगा. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और की वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा. नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल, माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम करती हैं? आपको नहीं पता कि वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं. 2011-12 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो जो आपको लगता है कि कोई स्कीम लाई गई है, जैसे मनरेगा लाई गई है, उससे इनकम लेवल राइज होगा, न्यूट्रिशन लेवल राइज होगा, हाँ होगा. अगर इसमें डी, ई और भी कुछ दिया गया होगा, तो आपको ऑल एनकम्पासिंग ऑप्शन को चूज करना है. मान लो ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 4 एंड 5 एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो यस. माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो या किसी स्कीम के बारे में कहा जा रहा हो कि ये स्कीम ये काम करेगी, तो हाँ वो स्कीम ज्यादातर ये देखा गया है कि ऑप्शन इसका यही होता है, ए, बी, सी एंड डी, right? Probable type of questions, maybe, seems, likely. GDP of India is likely to be around. So probability of likely type of questions turning out to be true is highly likely. For example, Janani Suraksha Yojana is expected to improve the maternal mortality rate. तो is expected to, is likely, yes. ऐसे केस में आपको ज्यादा सोचना नहीं है. लाइकली के केस में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, तो हम शॉर्ट तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा या होगा. तो ऐसे केस में आपको इसको करेक्ट मार्क करते हुए चलना है. नाउ साइंस एंड टेक के बारे में जैसा मैंने बताया, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ एक्स टेक्नोलॉजी, वाई टेक्नोलॉजी. क्या ये टेक्नोलॉजी ये काम करती है? हाँ, ये टेक्नोलॉजी ये काम करती है. एग्जाम्पल के तौर पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2019 का क्वेश्चन यूज करते हैं. For the measurement of estimation of which of the following are satellite images remote sensing data used? क्लोरोफिल को, कंटेंट को, अब यहाँ पे कॉमन सेंस का और इस ट्रिक का यूज है. आंसर इसका 1, 2 एंड 3 है. क्लोरोफिल कंटेंट रिमोट सेंसिंग से क्या चेक किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है बिल्कुल. अगर हम रिमोट सेंसिंग से उसको जूम इन करके देखेंगे तो पता लग जाएगा. देन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन. यस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का जो कलर होगा रिमोट सेंसिंग में वो पकड़ में आ जाएगा, जैसे बादल पकड़ में आते हैं ठीक उसी तरह. लैंड सरफेस टेम्परेचर, अगेन थर्मोस्टैट इफेक्ट या जो भी लगेगा उससे पता लग जाएगा. अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं भी है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर तीनों स्टेटमेंट्स, कोई ऐसा तो है नहीं नन ऑफ द अबव यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर ये ठीक है तो ये अपने आप ठीक होगा, और अगर ये ठीक है तो ये अपने आप ठीक होगा. तो ऑल इंक्लूसिव ऑप्शन को आपको चूज करना है. अगर यहाँ पे दिया होता नन ऑफ द अबव तो आपका टास्क थोड़ा बढ़ जाता. तो इसीलिए आप देखोगे जो बच्चे कम पढ़ के जाते हैं, कई बार वो कलरफुल रिजल्ट्स लेके आते हैं प्रीलिम्स में खासकर, और हम ये कहते हैं कि वो पढ़ता नहीं था उसका भी हो गया. रीजन ये है कि क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, कोई प्री कंसीव्ड नोशन वो नहीं लेके जाते. और इकोनॉमिक्स में खासकर वो सुपरफिशियल नॉलेज के साथ जो लोग जाते हैं उनके इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोच रहे होते. तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और 10-15 मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन डील करते हैं. In questions of liberty, freedom, rights, etc., go for the broadest definition of the terminology in the question. अगर कोई term है in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty to protect against the tyranny of the political leaders? यहाँ पे तो सिर्फ political leaders की बात हो रही है. Absence of restraint, यहाँ पे सिर्फ restraint की बात हो रही है. Opportunity to do whatever one likes, चलो इसमें भी क्या ही कर लोगे, यूपीएससी कर लोगे. लेकिन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, तो यहाँ पे दो चीज़ें यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में लगाते हुए आ रही है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी मेटा स्टडी के बेसिस पे, कि एक तो आपकी पेशेंस ट्राई करी जा रही है और लास्ट ऑप्शन से ठीक पहले काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन दिया जाता है ताकि आप पूरा क्वेश्चन रीड ना करें एंड यू गेट कैरिड अवे बाय दी रोजी, वेरी गुड लुकिंग, रोजी लुकिंग
ऑप्शन, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। ए और बी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें और उसके बाद जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है टर्म की, लिबर्टी की, उसको यूज करें, उसको क्लिक टिक करें। क्लियर? सो रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट इन इट्स एंटायरिटी। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा फंडे नहीं लगाएं, प्रीलिम्स में खासकर। एंड नॉलेज, अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर, नॉलेज इज़ अ विजडम। ये ट्रिक्स लगाने से बढ़िया है कि आप पूरा पढ़ लें। अगर थर्ड स्टेज में हैं, जब आपका शॉर्ट वाले क्वेश्चन 35 से 40 के अराउंड आप नहीं बना पा रहे, या दूसरे केस में गेस्टिमेशन या एलिमिनेशन के जरिए आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तीसरे स्टेज में जब आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स बिल्कुल ही क्लियर नहीं होने जा रहा, या 110 के अराउंड आपका स्कोर नहीं बनेगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो ही आप इस टेक्निक को लगाएं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन प्रीलिम्स 2022, इसका पीडीएफ इस वीडियो का या बाकी वीडियोस का टेलीग्राम चैनल है जेवीज आईएएस का, JVIAS10, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड ऑल, you can log on to www.jatinverma.org. Thank you guys. Bye bye.